नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। बच्चों, कल हम लोगों ने जीएस का प्रैक्टिस सेट किया था और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उसके लिए मैं थैंक यू, आप सभी लोगों का आभार, अभिनंदन। हम लोगों ने कल 30 क्वेश्चंस पढ़े थे, साथ में मैंने 9 कुछ नियुक्तियां पढ़ाई थी आप लोगों को, जिसमें लास्ट पेज पे मैंने कहा था कि ये स्क्रीनशॉट लीजिए और आज मैं उनका 5 मिनट का टेस्ट लूंगा। हालांकि 2 से 3 मिनट का टेस्ट उसमें रहेगा, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि आप लोगों ने वो याद किया है या नहीं। मैं डेली ही आप लोगों को लगभग 10 वन लाइनर ऐसे ही टेस्ट देकर जाऊंगा लास्ट में, और वो अगले दिन मैं आकर आपसे पूछूंगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो आशा करता हूं उसमें आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, सभी साथियों को पुनः प्रणाम। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये मैंने कल आप लोगों को कुछ दिए थे। अब आप लोगों ने किस किस ने, ईमानदारी से बताओ किस किस ने ये पढ़े थे, किस किस ने ये, ईमानदारी से बताना किस किस ने ये पढ़ा है। यहाँ पर मैं आप लोगों के बारे में बताऊं, यूपी के राज्य महाधिवक्ता कौन होंगे, ये वर्दी वाले प्रश्न है। मैं अभी आऊंगा क्वेश्चन पर, अभी मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, लेकिन ये कल मैंने दिया था तो आप लोगों ने याद किया या सच? ईमानदारी से बताना, सच सच एकदम से। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता कौन है, तो अजय कुमार मिश्रा। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था? ईमानदारी से बताना, अजय कुमार मिश्रा। कौन? अजय कुमार मिश्रा। पढ़े थे क्या आप लोग? अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त बने संजय मिश्रा। कौन बने भैया? संजय मिश्रा। क्या याद किया था आप लोगों ने? बताओ जरा। हाँ, नहीं पढ़े ना तो बताओ, ये शैतानी है आप लोगों की। आप लोगों को जब दिया गया था कि इसको याद करके आना, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा आप लोगों ने फिर क्यों नहीं पढ़ा था? फिर क्यों नहीं पढ़ा था बच्चों, बताओ जरा, ये गलत बात है या नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयुक्त कौन बन गए हैं? संजय श्री नेत बने हैं। कौन? संजय श्री नेत बने हैं। तो आप कहेंगे संजय श्री नेत, यहां पर आप लोग पढ़ लेना संजय श्री नेत। यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात होगी तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार बन गए। कौन? मनोज कुमार बने हैं। मनोज कुमार बने हैं। चलिए, अच्छा, यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, जल्दी से बताइएगा। तो भावेश कुमार सिंह बने हैं। कौन? भावेश कुमार सिंह। कौन? भावेश कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, ये चीजें भी आप लोगों को याद करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की। उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप कहेंगे सर कौन बने हैं? बाल कृष्ण नारायण। कौन मेरे भैया? तो आप कहेंगे बाल कृष्ण नारायण। बाल कृष्ण नारायण। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हम इनको कह सकते हैं बिमला बाथम जी बनी है। कौन? बिमला बाथम जी बनी है। ठीक है, 2 मिनट का समय इनको रिवीजन में लगता। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशफाक सैफी जी बने हैं। कौन? आप कहेंगे सर अशफाक सैफी। कौन? अशफाक सैफी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण। कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर असीम अरुण होंगे। कौन होंगे? असीम अरुण हो जाएंगे। अरुण, असीम अरुण। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना था आज भी। हालांकि मैं आपको होमवर्क में देकर जाऊंगा, ऐसा ही एक ऐसा ही मैं आपको पेज देकर जाऊंगा और आप लोगों से कल मैं वो पूछूंगा। चलिए हम लौटते हैं अपने प्रश्नों पर। लिखा हुआ है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। कौन कौन साथी यहां पर बता रहे हैं? चलिए मेरे बच्चों जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो आप कहेंगे सर यहां पर बिंबिसार
बिंबिसार की बात हो रही है कि बिंबिसार कौन है, बिंबिसार की बात होगी तो आप कहेंगे बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश का जो अन्य नाम है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहा जाता है। किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हर्यक वंश को। जीवक थे, जीवक किसके? तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। अब बिंबिसार का बेटा कौन था? इसका पुत्र कौन था? आप कहेंगे सर अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। और इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे सर इसका पुत्र था जिसका नाम था भैया, जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन नाम था। उदयन ने क्या किया? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ये अपने पिताओं को मारने के बाद गद्दी पर बैठे। हर्यक वंश बेटा कहां पर? मगध। अगर बात होगी सर ये कहां का वंश था? मगध का। कि भैया मगध में पहला राजवंश माना जाता है। क्या पहला राजवंश की अगर बात आ जाए सर, मगध पर पहला राजवंश अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश था। आप कह सकते हैं सर कौन सा? बृहद्रथ राजवंश था। कौन सा बेटा? तो यहां पर आप कहना सर बृहद्रथ राजवंश था। बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे सर इसका संस्थापक बृहद्रथ ही था। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ का प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी राजा अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जरासंध था। कौन था? जरासंध था। यह भी आप लोग लिख लेना कौन था? जरासंध। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में आपने भीम और जरासंध का युद्ध देखा होगा, महाभारत में इसका नाम जरूर पढ़ा होगा। बात आती है बेटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लेना। सारी चीजों को आप लोग यहां पर लिखते हुए चलेंगे। आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं के मकबरे, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला। तो इसका सही आंसर, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका सही आंसर है? देखिए लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? निर्माण की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। किसने? शाहजहां ने निर्माण कराया था। यह मुगल शासक था। ये कौन था? मुगल शासक था जी, शाहजहां। कौन था? मुगल शासक। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था। लेकिन ऐबक ने तो केवल और केवल नींव रखी थी। फिर सर इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण मेरे लाल आप कहेंगे सर इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। महाबोधि मंदिर समूह, अगर इसकी निर्माण की बात होगी तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण अशोक के समय करवाया गया। किसके समय? अशोक द्वारा करवाया जाता है। और ये कौन था? ये मौर्य वंश का शासक था। कौन था? मौर्य वंश का शासक था अशोक। और अशोक को ही अभिलेखों का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अभिलेखों का जनक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे अशोक मौर्य को कहते हैं। हुमायूं का मकबरा ये हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने? हाजी बेगम। और हाजी बेगम बेटा जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। तो आप लोग ये सारी चीजें यहां पर लिखते हुए चलना। क्या बेटा? ये सारी चीजें आप लोग लिखते हुए चलना। बताइएगा हुमायूं का मकबरा कहां है? तो दिल्ली में है। हुमायूं टाउन कहां है? दिल्ली में। ये कहां पर? बिहार में। ये कहां पर? दिल्ली में। ये कहां पर? दिल्ली में। किसी को कोई समस्या यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे लाल। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। मैंने आज यूपी पुलिस के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं। यूपी पुलिस के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या देने वाले हैं? तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर विनय पिटक है, उसाका पिटक है, सुत पिटक है, अभिधम्म पिटक है, कौन सा शामिल नहीं होगा? तो आप कहेंगे उसाका पिटक शामिल नहीं होगा। सुत पिटक और विनय पिटक को बेटा कब लिखा गया था? प्रथम बौद्ध संगति में लिखा गया। प्रथम बौद्ध संगति में बेटा इनको लिखा गया है। प्रथम बौद्ध संगति में इनको लिखा गया था। अब ये किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। किसके द्वारा? उपाली द्वारा इनको लिखा गया। अभिधम्म पिटक को तृतीय या तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया। किसमें? तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया है। बौद्ध संगति में लिखा गया है। चलिए अब बात ये आ जाती है कि सर अभिधम्म पिटक में क्या लिखा है और विनय पिटक में क्या लिखा है, सुत पिटक में क्या लिखा है? अगर मैं बात करूं सुत पिटक की, तो सुत पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर धर्म से संबंधित नियम। आप कहेंगे सर धर्म संबंधी नियम, धर्म संबंधित नियम वगैरह इसी में लिखे हुए हैं। कि सर विनय पिटक में किसका वर्णन है? विनय पिटक में नीति का वर्णन है। नीति संबंधित नियम, नीति संबंधित प्रावधान, संबंधित की अगर मैं बात करूं संबंधित, तो आप लोग यहां पर लिखना सारी चीजों को। और बात हो जाए सर अभिधम्म पिटक में क्या लिखा हुआ है? अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार हैं, जो दार्शनिक विचार वगैरह हैं उसका वर्णन किस में लिखा हुआ है? तो दार्शनिक विचारों को बेटा किस में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है मेरे लाल अभिधम्म पिटक में। किसमें? अभिधम्म पिटक में। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे हम लोग चलते हैं। लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब बात करते हैं यहां पर कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। अब बात करेंगे सर हुएनसांग था, फाहियान था, मेगास्तनीज था। आप लोगों को याद होगा कि 305 बीसी में बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। क्या सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है? किसको? सेल्यूकस निकेटर को जब पराजित किया तो बेटा इसकी एक बेटी थी, पुत्री थी हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। हेलेना से किससे विवाह कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर लिया। हेलेना ने किससे विवाह किया? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर लिया जाता है। क्या हो जाता है बेटा? विवाह हो जाता है। चंद्रगुप्त बदले में 500 हाथी अपने ससुर साहब को गिफ्ट कर देता है। 500 हाथी किसको गिफ्ट कर दिए? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने भी बेटा इसको 4 प्रांत दे दिए। क्या कर दिए? 4 प्रांत दे दिए। तो बात आती है कि सेल्यूकस निकेटर का बेटा राजदूत कौन था? राजदूत कौन था? जिसका नाम था बेटा मेगास्तनीज। क्या नाम था? मेगास्तनीज नाम था। मेगास्तनीज भी कहा जाता है। इसकी एक बुक थी बेटा इंडिका। कौन सी मेरे भैया? इंडिका मेरे लाल। तो आप कहेंगे सर मेगास्तनीज इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? मेगास्तनीज। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो आप कहेंगे सर ये कब आया था? मेगास्तनीज की बात करें तो 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक ये भारत में रहता है। ठीक है। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आ जाता है। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। अगर बात होगी सर ये 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आता है। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आ जाता है। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हुएनसांग 629 से लेकर 645 तक रहता है। और ये हर्षवर्धन के समय आता है। किसके समय? हर्षवर्धन के समय आता है। किसके समय आता है? हर्षवर्धन। अच्छा, इसने क्या लिखी थी? इसकी एक पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या नाम है बेटा? तो आप कहेंगे इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की।
ठीक है जी। सी यू की किसकी पुस्तक थी, तो आप कहेंगे हुएन की। फो क्यू सी अगर बात करेंगे फो क्यू की, फो क्यू की ये किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे फाहियान की है। ये भी आप लोग लिखते हुए चलना, ये भी आप लोग जल्दी जल्दी से लिखते हुए चलना, चाहे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। जितने भी मेरे साथी यहाँ पर लाइव हैं सभी से कहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना सारी चीजों के। आगे बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान की स्टार्टिंग कब होती है, कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की अगर मैं बात करता हूं, सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात होगी, अभियान इसको किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो आप कहेंगे सर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन चलाता है इसको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है जी, विकास मंत्रालय। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब बात आती है सर ये अभियान कब, 2000 और 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसमें क्या था कि भैया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा के लिए। हालांकि इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया जाता है 2002 में, और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। क्या किया जाएगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या किया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है। इसमें क्या था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दें। तो यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें लिख ली। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे हम लोग बात करते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए हम लोग बात करेंगे सर शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए, शिक्षा के अधिकार को अधिनियमित कब किया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर जो ये अधिनियमित है कि शिक्षा के अधिकार को अधिनियमित कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर अधिनियमित कब किया गया, अधिनियमित किया गया है 2009 में। और लागू कब कर दिया गया, लागू किया गया जी 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। देखिए, अगर बात करें शिक्षा का अधिकार, आप लोगों ने अभी पढ़ा अनुच्छेद 21A। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में दिया हुआ है। किसमें, 23-24 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आप कह सकते हैं सर 29 और 30 में दिया हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। अब संरक्षण किस किस को मिलेगा, जैसे कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, भाषा संस्कृति और इनकी लिपि को क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। क्या है, शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, संस्थानों को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार दिया गया है। क्या, संचालित करने का अधिकार है, करने का
अधिकार दिया गया है। ठीक है जी, अधिकार दिया है मां कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। याद करो वो क्लास मौलिक कर्तव्य की, जब मैंने 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको लिखवाए थे। चलिए बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन कौन बच्चा बता देगा? तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे बेटा कि चुनाव में देखिए संविधान को मानना और उसके आदर्शों को, उसकी कद्र करना, ये है। लोक संपत्ति की सुरक्षा एकदम ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन, भावना को विकसित करना एकदम ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि लोक चुनावों में वोट डालना, ये क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ये क्या होगा? राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। किसकी बात करते हैं मेरे लाल? मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार किसमें होंगे। मौलिक अधिकार की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप कहेंगे सर भाग 3 में है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन वहां पर मौलिक कर्तव्य पूछा था तो आप क्या कहेंगे सर? मौलिक कर्तव्य किसमें हो जाएंगे? मौलिक कर्तव्य तो आप कहेंगे सर दोनों अलग अलग हैं, ये भाग 4 का में है और इसे अनुच्छेद किसमें 51A में जोड़ दिया गया है। इसे कहां से लिया है? रूस से। मौलिक अधिकार कहां से लिए? यूएसए से लिए हैं। इसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है जी, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कुल कितने जोड़े गए थे? कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे भैया जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो जाएंगे? वर्तमान में हो जाएंगे जी 11। कितने हो जाएंगे? 11। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। ठीक है जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हो जाएगा। यहां तक आप लोग लिख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार है। जब कभी किसी भी स्थिति में बराबर की स्थिति में वोट आते हैं तब एक आर्टिकल है 100 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 100 खंड 1। एक आर्टिकल है 100 सब क्लॉज 1। तो इसमें क्या लिखा है कि भैया जो अध्यक्ष होंगे, जो स्पीकर होंगे, अगर लोकसभा में किसी विधेयक पर अगर बराबर मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में स्पीकर महोदय अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पीकर द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा अपना निर्णायक मत दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निर्णायक मत दिया जाता है। निर्णायक मत यानी कि स्पीकर महोदय के द्वारा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, ये चुनाव की बात हो रही है, इसका चुनाव बेटा किस में होता है? 66 में। इसका पद किस में दिया गया है? पद दिया है 63 में। राष्ट्रपति का पद दिया है 52 में। इसका चुनाव बेटा, चुनाव की जो रीति है वो है 55 में। किस में? 55 में। इसका निर्वाचक मंडल किस में है? इसका निर्वाचक मंडल है बेटा 54 में। निर्वाचक मंडल की बात होगी भैया, मंडल, तो आप कहेंगे निर्वाचक मंडल है जी 54 में। अच्छा, यहां पर बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ध्यान रखना। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब।
आगे बात करते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना या रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। तो आप कहेंगे भैया देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST से संबंधित, यहाँ पर बात SC ST से संबंधित है, तो इनका जो क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूची में है। किसमें है? 5वीं अनुसूची में दिया गया है। किसमें? 5वीं अनुसूची में दिया गया है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है। और बेटा जो आर्टिकल है वो कौन सा? 244 और 244A इससे संबंधित हो जाएगा। और ये अधिकार किसको दिया गया है कि उसके प्रशासन का वर्णन कौन से किस में होगा? तो आप कहेंगे 244A में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। किसको? राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। बाकी इनकी नियुक्ति तो पढ़ ली, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? तो आर्टिकल 164 में होती है, राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये भी मैं बता दूं कि विधानमंडल में जो विधानसभा होगी, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करेंगे, और वैसे ही लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। बेटा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। विधानसभा का चुनाव होता है, तब विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री, विधानसभा में मुख्यमंत्री। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है जी। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? चलिए बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नासा के बाद सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सीरियस की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे चमकीला तारा है। ये क्या है? सबसे चमकीला तारा हो जाएगा। ये क्या होगा? चमकीला तारा। प्रोक्सिमा सेंचुरी, या इसको प्रोक्सिमा सेंटोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंटोरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंटोरी भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग लिखना। अल्फा सेंटोरी क्या होता है? जल्दी से बता सकते हैं क्या आप लोग? यहां पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लें कि भैया ये बताएं कि सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा कौन सा होगा। तो आप लिखेंगे कि सर इसे मित्र तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मित्र तारा कहते हैं। वर्नाड स्टार की बात अगर होगी तो आप लोग बताएं जल्दी जल्दी से कि सर ये बताइए कि जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है ये पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? तो पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूर होगा, प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है जी। चलिए, जब खगोलीय दूरी होती है, हम खगोलीय दूरी को किसमें नापते हैं? जो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी को हम किसमें नापते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष में नापते हैं। किसमें? प्रकाश वर्ष में नापते हैं कि भैया खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मेजर किया जाता है। यहां तक आप लोग लिखना। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने की थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। भैया 11 अगस्त 2015 में मंगल ग्रह पर बेटा क्या किया गया भैया? एक प्राचीन झील की उपस्थिति दर्ज की गई। क्या किया गया? प्राचीन झील की उपस्थिति दर्ज की गई। यही कारण है कि मंगल पर अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? यहां पर मंगल पर अगर मैं बात करूं तो जीवन के चांसेस, इसीलिए तो कहते हैं कि यहां पर जीवन का चांस है, जीवन के यहां पर मौका मिल सकता है, जीवन के संकेत, यहां पर जीवन का संकेत इसी कारण तो मिला था। अच्छा ये बताइए, बृहस्पति, हम जानते हैं बृहस्पति को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। हम हैं नीले पति हैं
पीले, शुक्र वहन चमकीली है, हम है नीले पति है पीले, और शुक्र वहन चमकीली है। यानी कि शुक्र कैसा ग्रह है, ये चमकीला ग्रह है। कैसा? चमकीला ग्रह हो जाएगा, चमकीला। और पति, हम है नीले पति है पीले, ये कैसे हैं? पीले, पीला ग्रह हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है जी। और हम कहां पर रहते हैं? पृथ्वी पर। और तो पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कैसा? नीला ग्रह कहते हैं। शनि को हम कैसा ग्रह कहते हैं? शनि को हम काला ग्रह कहते हैं। कैसा? काला ग्रह कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए, मंगल कैसा है? मंगल है लाल, मंगल है लाल। ठीक है, ये लाल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? लाल ग्रह हो जाएगा। समझ गए? हम है नीले पति है पीले, शुक्र वहन चमकीली है, मंगल है लाल, शनि है काला दानव, और अरुण में हरियाली है। ठीक है जी। हम जानते हैं अरुण है लेटा, वरुण में हरियाली है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह बेटा अरुण को कहा जाता है। किसको? अरुण को। क्यों? क्योंकि अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है। वरुण को हरा ग्रह कहते हैं, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ट्रिक क्या थी इसकी, एक ट्रिक बता दी थी मैंने कि 3 जनवरी को मिलन हुआ, 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदाई, 4 जुलाई को क्या हो गई? जुदाई हो गई। ठीक है जी, जुदाई। अब बात होती है बेटा जुदाई हो गई, मिलन का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी, सूर्य के सबसे निकट होगी। ठीक है जी, निकट। और जुदाई का मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी, सूर्य से सबसे दूर होगी। क्या होगी? सबसे दूर होगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो यहां पर आप लोग समझना, यहां पर आप लोग समझ। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप क्या कहेंगे सर, इसको क्या बोलते हैं? 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उपसौर कहते हैं। और इस 4 जनवरी को, 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर होता है। क्या होता है? अपसौर होता है। अच्छा, यहां पर दूरी कितनी होगी? तो आप क्या बताइएगा, आप क्या कहेंगे सर? 15.2 करोड़, 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और यहां पर कितनी दूरी होगी? 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया, क्लियर है? यहां तक आप लोग सारी चीजों के बारे में लिख रहे हैं शानदार तरीके से। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध। देखिए, जब भगवान कृष्ण अर्जुन पर क्रोधित हुए उसका कारण यह था कि अर्जुन अपने पिता जो भीष्म पितामह थे, तादश्री थे, दादाजी थे, उनके ऊपर तीर नहीं चला रहे थे। तो अब कृष्ण ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जो खड़ा है वो आपका शत्रु है, हे अर्जुन उन पर तीर चलाओ, उन्हें अंधा कर दो और युद्ध जीत लो। अंधा कर दो आंध्र प्रदेश, तीर चलाओ नागार्जुन। अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्णा ने। तो आप कहेंगे सर नागा अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्णा ने। कौन से? आंध्र प्रदेश, अंधा। ठीक है। नर्मदा पर नरम, सरदारों का स्वभाव नरम होता है, तो सरदार सरोवर बांध, सरदार आप कह सकते हैं सर सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरोवर बांध। तो आप कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध। ठीक है जी। महानदी पर बेटा हीराकुंड बांध होगा भैया, हीराकुंड बांध हो जाएगा, हीराकुंड बांध होगा। चलिए, अच्छा भागीरथी, ये एक टी है, ये क्या है? टी।
टी पर क्या है, एक लड़की खड़ी थी और वो भागी और फिर वो गिरी तो भागीरथी। कौन सी नदी हो गई, तो टिहरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भागीरथी पर टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है। देखिए मैं ऐसे करके एक ग्लोब सा बना देता हूं। ये क्या है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भैया, यहां पर अगर मैं बात कर लूं, मैं एक ग्लोब बना लेता हूं आप लोगों के लिए। एक अच्छा सा ग्लोब मैं बनाता हूं, ठीक है, एक अच्छा सा मैं ग्लोब बना लेता हूं। ऐसे करके बनता है ना, ओहो ये तो ग्लोब का कुछ और ही बन गया। चलिए मैं इसको ग्लोब बना लेता हूं, ठीक है बेटा। चलिए अब जब ये ग्लोब मैंने बना लिया तो इसके बीचों बीच यहां पर क्या है, ये भूमध्य रेखा है। क्या है ये, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश या हम इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये होगा कर्क रेखा। ये क्या हो जाएगी, कर्क रेखा। ये क्या हो जाएगी, मकर रेखा। ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है जी। चलिए अब बात यह है कि भैया ये 90 डिग्री है। ऐसे करके मैं बता रहा हूं ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे करके कि भैया ये 1 डिग्री है, 0 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री चला जाएगा। ऐसे यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। कितनी है, 111 किलोमीटर। और हमें यह पता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध पर या दक्षिणी गोलार्ध पर जाते हैं तो डे और नाइट में क्या होता है, डे नाइट में क्या होता है बेटा, डे नाइट की अवधि में क्या होता है बेटा, इनकी अवधि, दिन रात की अवधि में वृद्धि होती है। अवधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, वृद्धि होती है। कि सर अगर हम यहां से यहां जाएं या यहां से यहां जाएं तो आप क्या कहेंगे, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध पर जाते हैं तो तापमान में क्या अंतर आता है, तापमान में बेटा कमी आती है। तापमान में क्या होगा, कमी होगी। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर क्या गर्मी है, यहां पर सर्दी है। उसके बाद अगर बात करें कि भैया ये बताइए कि ये बताएंगे यहां पर तो 24 घंटे का दिन रात होगा ना, 12-12 घंटे के दिन रात होते हैं, यहां पर 6-6 महीने के दिन रात होते हैं। जैव विविधताओं में क्या अंतर होगा, जैव विविधताओं में क्या अंतर होगा, विविधताओं में क्या अंतर होगा बेटा, जैव विविधताओं में भी कमी आएगी। क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है जी। चलिए तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब बात आती है सर ये बताइए अगर मैं ऐसे करके इसके देशांतर बनाने लग जाऊं, देशांतर अगर मैं बनाने लग जाऊं तो 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर जाने पर, 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगता है। क्या 4 मिनट का समय लगता है क्या, बताओ बताओ जल्दी से, क्या 4 मिनट का ही समय लगता है, जल्दी से बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि सर ये बता दीजिए कि कुल अक्षांश बिंदु कुल अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश कितने हो जाएंगे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो 90 प्लस 90 और प्लस जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश से कभी 0 समझ बैठो तो 181 तो क्या हो जाएंगे, अक्षांश बिंदु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अक्षांश बिंदु हो जाएंगे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अक्षांश बिंदु 179 तो अक्षांश लाइन है, अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये बिंदु हैं। क्लियर होना चाहिए यहां पर पॉइंट आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है प्राचीनतम विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसे उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन कौन बच्चा बताएगा। हाँ जी तो आप कहेंगे बेटा एक सिद्धांत था, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। किसने, वेगनर ने।
वेगनर ने महाद्वीपीय महाद्वीपीय क्या दिया बेटा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, विस्थापन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, विस्थापन सिद्धांत दिया था। अब यहां पर बात करते हैं उसी सिद्धांत के आधार पर, जो इस सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जो कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस युग की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के सभी स्थलमंडल आपस में जुड़े हुए थे। इसके अनुसार क्या है, अगर मैं बात करूं कार्बोनिफेरस, क्या हो सकता है ये, कार्बोनिफेरस युग की मैं बात करूं तो पृथ्वी के क्या बेटा आपस में जुड़े हुए थे, सभी स्थलमंडल, पृथ्वी के सभी स्थलमंडल आपस में जुड़े हुए थे। सभी स्थलमंडल आपस में जुड़े हुए थे। किसमें बेटा, आपस में जुड़े थे। तो इसे हम कह सकते हैं गोंडवाना भूमि। क्या कह सकते हैं इसको हम, गोंडवाना भूमि। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है। बेटा जब ये क्लास खत्म होगी तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहें, आपकी शानदार रीजनिंग की क्लास भी होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी सी लेट चलती है तो लेट ही थोड़ा सा स्टार्ट हुई है। हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है। एशिया में चीन अब सबसे बड़ा नहीं है। एशिया में सबसे बड़ा कौन सा होगा, भारत हो जाएगा। भारत विश्व में भी सबसे बड़ा है, एशिया में भी सबसे बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका में सबसे बड़ा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, कौन सा है, अल्जीरिया। कौन सा होगा सबसे बड़ा, अल्जीरिया हो जाएगा। आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तो अल्जीरिया होगा, इसका मतलब ये भी गलत। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा यूएसए नहीं होगा, सबसे बड़ा बेटा कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा है। क्या है, ब्राजील सबसे बड़ा है। यूरोप में सबसे बड़ा पूछ लिया जाए कि सर यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, रूस हो जाएगा, रूस सबसे बड़ा हो जाएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा देश हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है, जनसंख्या के आधार पर है मेरे लाल। या क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है क्या, है ना। चलिए क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए किसी को कोई समस्या। अब बात यहां पर आ रही है, रुक, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भी आएगा तब भी हम बात कर लेते हैं, चीन ही होगा ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चीन ही होगा ना। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ए भी ऑप्शन इसका हो जाएगा और डी भी इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसके दो तो सही हैं, दो सही हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों ही सही हो रहे हैं ना। मैं तो जनसंख्या के आधार पर देख रहा था, ये भी सही हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन में इसमें गड़बड़ हो गई। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर अगर होता तब हम कह सकते थे। चलिए ये तो दोनों ही सही हो जाएंगे, फिर ये तो दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। कि भैया राजनांदगांव है, उमारिया गांव है, या कोरबा है, या बेटा दल्ली राजहवा है, या दल्ली राजहरा है। जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर यही आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर होगा। अब बात आती है सर जो भिलाई है, भिलाई कहाँ है, तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़। अब बात करेंगे सर छत्तीसगढ़ में है क्या। अब किसके सहयोग से ये लगाई गई थी,
किसके सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से लगाई गई। किसके, तो आप कहेंगे सर रूस के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ में लगाई गई है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। और ये जो जगह है ये कहां पर है, तो बेटा छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है बालोद जिला। कौन सा जिला है, बालोद जिला है। बालोद जिले में ये जगह पड़ती है। ठीक है जी, तो किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ खान से क्या होता है, लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। ये किसके लिए फेमस है, ये दोनों कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए, कोयला के लिए फेमस हो जाएंगे, कोयला। अच्छा, ये कहां पर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। उमरिया कहां पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। कहां पड़ेगा बेटा, मध्य प्रदेश में ये पड़ेगा। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, कोई समस्या यहां तक किसी को, आगे चलते हैं। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर। चलिए, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर देते हैं। इसका सही आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं अंडमान निकोबार में, मिजोरम में, नागालैंड में, राजस्थान में। कहाँ रहती हैं, तो आप कहेंगे सर ये नागालैंड में रहती हैं। कहाँ रहती हैं, नागालैंड में। राजस्थान में जैसे कि कौन कौन सी जनजाति है, भील है, मीणा है, भील, मीणा, ये कहाँ पर रहती हैं, राजस्थान में रहती है। एक और फेमस है गरसिया। कौन सी, गरसिया है, गरसिया। चलिए, अब बात करेंगे मिजोरम में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। मिजोरम में तो मिजो और लाखर। कौन सी, मिजो और लाखर। आप कहेंगे मिजो और लाखर जनजाति कहां पर रहती है, मिजोरम में। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति रहती है जी, सेंटलीज जनजाति रहती है। कौन सी, सेंटलीज जनजाति रहती है, सेंटलीज। ठीक है जी, कौन सी, सेंटलीज जनजाति रहती है। आगे चलते हैं, लिखा है पेमायांग से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगा। चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये सबसे प्राचीन मठों में आता है, ये सबसे प्राचीन मठों में गिना जाता है, प्राचीन मठों में गिना जाता है। और बेटा इसका निर्माण किसके द्वारा, निगमा बौद्ध से संबंधित है। किससे, निगमा बौद्धों से संबंधित होगा, निगमा बौद्धों से संबंधित होगा। किससे, निगमा बौद्धों से संबंधित है। ये किससे से संबंधित है, तो आप लोग इसको लिख लेना भैया, किससे संबंधित होगा। और ये है कहां पर, तो ये कहां पर हो जाएगा बेटा, सिक्किम में हो जाएगा। ये त्रिपुरा होगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिपुरा। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मिलान करना है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां होगा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहां होगा, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा। तो आप कहेंगे सर इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा हापुड़ में। और ये विकास संस्थान कहाँ पर होगा, नोएडा में। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ हो जाएगा मेरे लाल, तो आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा प्रयागराज में। और ये भी बेटा कहाँ हो जाएगा, प्रयागराज में। इसे हम प्रयागराज लिखते हैं। अब इसे हम क्या लिखते हैं, प्रयागराज लिखते हैं। इसे भी हम लोग प्रयागराज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रयागराज लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखना, प्रयागराज। क्लियर है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही आंसर है। नेक्स्ट है जी, लिखा है म्यूचुअल फंड एंड शेयर बाजारों के लिए मिलीभूत विनियम प्राधिकार किससे संबंधित है। हु वॉज द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। तो आप कहेंगे भारतीय प्रतिभूत एंड विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए इसे हम क्या लिखते हैं, सेबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, सेबी। तो आप कहेंगे सर सेबी की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है। तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हो जाती है। कब हो जाती है, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, इसे संवैधानिक नहीं, इसे वैधानिक की मैं बात कर रहा हूं कि सर इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था। इसे वैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, तो आप कहेंगे वैधानिक दर्जा दिया जाता है भैया 30 जनवरी 1992 में। 30 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना बेटा किसके, तो आप कहेंगे
नरसिम्हा समिति द्वारा, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर बेटा इसकी क्या की जाती है, सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है, सिफारिश पर स्थापना की जाती है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूं तो आप कहेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो वर्तमान अध्यक्षा हैं माधवीपुरी, सुश्री माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच कौन है? वर्तमान अध्यक्ष। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की अगर मैं बात करूं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होगा? सबसे पुराना होगा जी, पुराना आप कहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1875 में होती है। कब? 1875 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हो जाती है। ठीक है मेरे शेरों, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलो आगे चलते हैं। लिखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? 3 बैंक थी, 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाई गई। देखिए अगर मैं बात करूं, 1806 में बंगाल बैंक बनी थी, 1806 में बंगाल बैंक थी बैंक। उसके बाद भैया 1840 में बॉम्बे बैंक बनी थी। कौन सी? यहां पर अगर मैं बात करूं, बॉम्बे बैंक बनी थी। कौन सी? बॉम्बे बैंक बनी थी। और 1843 में मद्रास बैंक बनी थी। इन तीनों बैंकों को 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया था। क्या बना दिया था? इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और यही इंपीरियल बैंक भैया 1955 में एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक बन जाती है। क्या बन जाती है? एसबीआई बन जाती है, भारतीय स्टेट बैंक बन जाती है। चलिए यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे क्या? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर ये बताएं, ये तो 1937 में स्थापित हुई थी, ये भैया कब स्थापित होती है? 1906 में। कब? 1906 में। और ये 1937 में। कब? 1937 में। चलिए कब? 1937 में। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है नाबार्ड की स्थापना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हैं सर नाबार्ड की स्थापना कब हो जाती है? तो एक अधिनियम आया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम। कि सर वो अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आता है जी 1981 में। 1981 में अधिनियम बना। उसके बाद 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर कौन होंगे? सर किसकी सिफारिश पर? तो इसके लिए किसकी सिफारिश पर? तो इसका गठन किया गया था बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। आप कहेंगे सर शिवरामन, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। की सिफारिश पर इसका बेटा क्या किया जाता है? गठन कर दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर केबी साहा जी, केबी साहा जी। कौन? केबी साहा जी बेटा कौन है? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? देखिए स्वतंत्रता के बाद, क्या स्वतंत्रता से पहले भी हुआ था? स्वतंत्रता से पहले आप कहेंगे सर स्वतंत्रता से पहले कब हुआ था? तो स्वतंत्रता से पहले हुआ था जी 1946 में। उसके बाद हुआ 1978 में। उसके बाद हुआ 2016 में। 2016 में और 1978। स्वतंत्रता के बाद पूछा है तो बेटा सी 1978। स्वतंत्रता के बाद 2 बार, वैसे 3 बार। आगे चलते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? वायु में आर्द्रता मापी जाती है। सर हाइड्रोमीटर में अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, घनत्व। ठीक है जी। बैरोमीटर में हम क्या मापते हैं? तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। आप कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब। क्लियर। पायरोमीटर में क्या मापा जाता है? तो आप कहेंगे उच्च तापमान।
क्या कहेंगे, उच्च तापमान, यहां पर आप मान सकते हैं तापमान। ठीक है, ये सारी चीजें लिख लेना। आगे चलते हैं। लिखा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर एम्पियर किसकी इकाई होगी, एम्पियर बेटा किसकी है, विद्युत धारा की, किसकी होगी, विद्युत धारा या वैद्युत धारा एक ही बात हो जाएगी, विद्युत धारा। वोल्ट किसकी यूनिट हो जाएगी, वोल्ट, तो आप कहेंगे विद्युत विभव की, किसकी, विद्युत विभव, विभवांतर एक ही बात है, विभव या विभवांतर एक ही बात है। ओम हो जाएगी बेटा प्रतिरोध की। फैराडे की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगी, विद्युत धारिता, क्या हो जाएगी, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता की क्या हो जाएगी, धारिता, तो आप कहेंगे सर फैराडे। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है या सबसे कम, तो यहां पर पूछिए जी सबसे कम, तो सबसे कम किसकी होगी, पीले की, बैगनी की, बैगनी की, लाल की क्या होगी, सबसे ज्यादा, लाल की होगी जी सबसे ज्यादा। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा है लाल की, कितनी है जी लाल की, तो आप लोग बताओ जी, जल्दी जल्दी से इसका आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर इसकी कितनी होती है लाल की, तो आप कहेंगे सर 7.8 इंटू 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 5, बस एक और है 10 की पावर 5, ये माइनस में होगी, बिल्कुल होगी, सेंटीमीटर। अच्छा बैगनी की कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3.9 इंटू 10 की पावर -5। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या कहोगे, ये भी सेंटीमीटर में होगी, बिल्कुल सेंटीमीटर में होगी। नेक्स्ट लिखा है पीवी सिद्धू ने फोर्ब्स द्वारा 2023 की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में जगह बनाई है, जहां वे 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 16वें स्थान पर रही। वह इनके साथ 16वें स्थान पर कौन है, तो आप कहेंगे सर सिमोन वाइल्स हैं। कौन है, सिमोन वाइल्स भारत की तरफ से पहली एथलीट बन गई हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पर चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग लिखिएगा कि एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन कौन बच्चा बता देगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे बेटा, एचडीएफसी के बारे में बात हो रही है, हाँ जी बहुत बढ़िया, चलिए बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर एचडीएफसी की स्थापना जब आईसीआईसी की हुई थी तभी इसी की हुई थी, उसी वर्ष 1994 में इसी की स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, मुंबई में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। अच्छा कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर अतनु चक्रवर्ती। कौन, अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट ये आपका एक होमवर्क है, लेकिन मैं आप लोगों को याद करने के लिए भी देता हूं, याद करने के लिए देता हूं, जिसको मैं कल आप लोगों से पूछूंगा। ये तो आप लोग देखें होमवर्क है, और ये आपके बेटा भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनको मैं कल आप लोगों से पूछूंगा कि ठीक है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, लेखा महानियंत्रक कौन है, सीजीए, इसे हम कैग बोलते हैं, कैग, और इसे सीजीए बोलते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा बन गए हैं, लोकपाल अध्यक्ष या सभापति भी कहते हैं इनको, सभापति। सभापति कौन है बेटा, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहिंती, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, अरुण कुमार मिश्रा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, और लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष होंगे संतोष कुमार। ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगा, ये आप लोग याद करना है। ठीक है, कल मैं ये पूछूंगा जरूर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया क्लास कैसी लग रही है। अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। 21 का आंसर नहीं दिया क्या मैंने, ओहो देख लेते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने 21 का छोड़ दिया। ओहो यहां पर ये था क्या, तो इसका सही आंसर तो यही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। मैंने छोड़ दिया था क्या ये, बाकी तो सब लगा दिए हैं ना। 21 का ए आंसर होगा मेरे लाल, 21 का ए आंसर होगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो जय हिंद जय भारत, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।